नमस्कार। मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि जिस प्रकार से हिंदू जन जागृति समिति हर वर्ष हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन करती है, उसी प्रकार इस वर्ष भी नवम हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया है। बंधुओं, हम हर वर्ष गोवा में एक साथ मिलते हैं, चर्चा करते हैं और हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे कैसे बढ़ना है ये भी तय करते हैं। इस वर्ष कोविड-19 के आपत्ति के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हमने इस अधिवेशन का आयोजन ऑनलाइन रूप से किया है। बंधुओं, यह अधिवेशन प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 8:30 इस कालावधि के बीच में होगा। बंधुओं, हम इस वर्ष भी नियमितता से जिस प्रकार चर्चा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम चर्चा करेंगे। हम कुछ परिसंवाद में भी सहभाग लेंगे, लेकिन जो हमारे कश्मीरी बंधुओं को कश्मीर में वापस लौटना है, जो हमारे मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन की समस्या है, गो हत्या की समस्या है, ऐसे कई सारी समस्याओं के बारे में हम इस अधिवेशन में चर्चा करने वाले हैं। यह अधिवेशन बाकी सभी हिंदुत्व निष्ठों के लिए, सभी धर्म प्रेमियों के लिए भी खुला रहेगा। हम सभी आपको आह्वान करते हैं कि 5 अगस्त को भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है और फिर आगे जाकर के उसको हमें राम राज्य तक लेके जाना है। उसी प्रकार से इस राम राज्य के रूप में होने वाले हिंदू राष्ट्र को किस प्रकार से हम निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप सभी इस अधिवेशन में, इस ऑनलाइन अधिवेशन में सहभागी हो, मैं आप सबसे यही विनती करता हूं। नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में वामपंथियों द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से एक षड्यंत्र पूर्वक उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया, ये हमने समझ कर लिया। इन वामपंथियों ने, इनका इतिहास कैसे है, इनका रक्त रंजित इतिहास हमने समझ कर लिया। पूरे विश्व में इन्होंने किस प्रकार से अपना आतंक पूरे विश्व में मचाया था और लगभग 10 करोड़ से भी अधिक संख्या में लोग इस वामपंथ के कारण उनको अपनी जान देनी पड़ी है। और इसी के बारे में हमने सत्यता समझ कर ली। आज भी हम इन वामपंथियों का षड्यंत्र किस प्रकार से है, ये आज के धर्म संवाद में हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी की मांग करने वाले वामपंथी जो छात्र संगठन है, तो ये छात्र संगठन चीन के छात्र आंदोलन का क्रूरता से दमन करने वाले वामपंथी सरकार के विरोध में क्यों बात नहीं करते, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, वामपंथियों की जो बोलने की या अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो मांग है, ये केवल बोलने के लिए या लोकतंत्र या अन्य तंत्र को कैसे प्रताड़ित करने के लिए है, और जहाँ पर वामपंथी सरकार आ जाती है तो वो कैसे बोलने वालों का दमन करते हैं, मूलभूत अधिकार हो या अभिव्यक्ति को कैसे वो दमन करते हैं, वह समझ के लेने की आवश्यकता है। और चीन में जो कुछ हुआ उसके बारे में ये चुप बैठने वाले वामपंथी जब भारत में अगर वो अभिव्यक्ति की मांग करते हैं तो उनको चीन का उदाहरण देकर ही उनको समझाने की कैसी आवश्यकता है, यह भी हमें जान लेना होगा। प्रत्यक्ष में भारत के जो लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुने हुए सरकार है, इस सरकार का जो विरोध करने वाले वामपंथी जो छात्र संगठनाएं हैं, ये सभी संगठनाएं हो या मार्क्सवादी पार्टियां हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चीन की जो राजधानी बीजिंग है तो उसके जो तियानमेन चौक पर 4 जून 1989 में जो हुए हजारों छात्रों का जो बर्बर नरसंहार हुआ था, उसके संदर्भ में वे कभी बात नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते। इस घटना में आंदोलन करने वाले निर्दोष छात्रों के ऊपर चीन की साम्यवादी सरकार ने सेना के टैंक चला दिए थे। शायद कोई देश अपने शत्रु राष्ट्र के सैनिकों पर भी इतनी बर्बरता नहीं करता होगा
उतनी बर्बरता चीन सरकार ने, वामपंथी सरकार ने अपने ही छात्रों के साथ किया था। और इस बर्बरता कांड में कम से कम 3000 छात्रों को गोलियों से भूनकर मार डाला था तियानमेन चौक में। उनकी मांग क्या थी? उन छात्रों की एक ही मांग थी कि चीन सरकार उनको कुछ मूलभूत मानवीय अधिकार प्रदान करे, और जिसमें एक मांग थी कि हमें अन्य देशों के तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग हमारी पूर्ति की जाए। क्योंकि युवकों के मन में अन्य देशों में जिस तरह से युवकों को एक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की छूट मिली है, वैसी छूट हमें भी मिले, ऐसे एक सामान्य विचार उनके मन में था। तो शिक्षा के नाम पर ये जो वामपंथी प्रोपेगेंडा भारत में पढ़ाया जा रहा है, उसको बंद कर देना चाहिए। और ये जो वामपंथी सरकार का सत्य स्वरूप है, रक्तरंजित स्वरूप है, ये बर्बर नरसंहार करने वाला स्वरूप है, उसको सिखाकर ये वामपंथियों का पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता आई है। दुनिया के अन्य देशों में वामपंथी लोग क्या करते हैं? वो मांग करते हैं कि हमको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता चाहिए, और ऐसी मांग करते करते वो थकते भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वामपंथियों के हाथ में सत्ता नहीं है। लेकिन जिस जगह उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वहाँ ना तो विचार ना तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र, वो किसी को सम्मान नहीं करते और वे पूरी तरह से इन स्वतंत्रता को कुचल देते हैं। इसका संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों का इतिहास साक्षी है। चीन में 1949 के बाद जब वामपंथियों ने सत्ता हासिल किया था, तो कम्युनिस्ट माओवादी व्यवस्था में किसी भी नागरिक को ना तो बोलने का स्वतंत्रता थी, ना तो स्वतंत्र चिंतन करने की आज़ादी थी। वहाँ पर मीडिया को कोई ऐसी छूट नहीं कि वो मन में आए वो सत्य बात में छाप सके। वामपंथी लोगों को जो पसंद है वैसे ही आपको न्यूज़ छापनी है, और उनके विरोध में उनका पर्दाफाश करने वाली अगर कोई न्यूज़ है तो आप नहीं छाप सकते थे। लोगों की आवाज़ दबाने के लिए वहाँ पर सेंसरशिप का हथियार था, प्रतिबंध, निषेधाज्ञा, कारावास और हिंसा एवं हत्याएं, यह सभी वामपंथी कानूनों का एक हिस्सा ही बन चुका था। और भारत के वामपंथी जो मानव अधिकार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं और इन विषयों में चीख चीख कर वे आवाज उठाते हैं, इन भारतीय वामपंथी पार्टियों हो या विद्यार्थी नेता हो, उन्होंने आज तक चीन की वामपंथी सरकार द्वारा उनके निष्पाप विद्यार्थियों, कम से कम 3000 विद्यार्थियों की जो नृशंस हत्या किया है, उसके बारे में वो वोट सिलाकर चुप बैठे हैं और एक वाक्य भी कहने के लिए तैयार नहीं है। ये जो दोगला रूप है, ये जो दोगली नीति है वामपंथियों की, कि सत्ता आने तक के अलग बात और सत्ता आने के बाद तानाशाही, नरसंहार और रक्तरंजित क्रांति, तो ये उनका स्वरूप अभी समाज के सामने रखने का समय आ गया है। बोलने की आज़ादी का नारा लगाने वाले ये वामपंथी ही बोलने की आज़ादी के सबसे बड़े दुश्मन हैं जब उनके हाथ में सत्ता आती है। यह वास्तव अभी भारत की ये तथाकथित सेक्युलर, तथाकथित जो वामपंथियों के पीछे लगी हुई हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको समझाने की बात आई है। और इस प्रबोधन और इस सत्य इतिहास के माध्यम से, शिक्षा पद्धति में बदलाव के माध्यम से ये वामपंथ का पर्दाफाश भारत में हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो बात अभी हमें यहाँ बताई, तो शायद ही बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि चीन में जब छात्रों ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिले इसलिए जो आंदोलन किया था, तो चीन की सरकार ने, उस वामपंथी सरकार ने किस प्रकार से ये युवाओं का आंदोलन, बच्चों का आंदोलन, किस प्रकार से छात्रों का आंदोलन कुचल दिया गया था, ये हमें ध्यान में आया। और उसमें बड़ी मात्रा में छात्रों को जान से मार दिया गया। और यही मांग आज हमारे यहाँ पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हम करते हैं, तो उसके लिए हमारे युवा और पूछते हैं हमें ये अभिव्यक्ति कब मिलेगी। तो ये जो एक विडंबना है ये हमें समझ में आती है। तो मेरा आपको यही पूछना था कि भारत में भी ये जो वामपंथी सरकार द्वारा इसी प्रकार सत्ता के आधार में दमन किया जाता है क्या, जो लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। कार्तिक जी, आपने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा है। चाहे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो या चाइना का माओवाद हो, इन सरकारों, इन वामपंथी सरकारों द्वारा सत्ता के आधार में जिस तरह से उन्होंने अपने राष्ट्र में दमन किया है, नरसंहार किया है, रक्तरंजित क्रांति किया है, उन्होंने लोगों की हत्याएं की है, क्रांति तो नहीं कह सकते उसे,
तो इसी धरती पर भारतीय वामपंथी पार्टियों ने भी अपने सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का खून करते हुए वामपंथ की भारत में स्थापना करने के लिए ऐसे ही काले कारनामे किए हैं जो लोगों के सामने काफी समय तक आए भी नहीं थे और जिसको छिपाने और दमन करने का उन्होंने भरकस प्रयास किया था। मगर काल के इस कसौटी पर कुछ ऐसे प्रसंग बाहर आए हैं वो हमको जानकर लेना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी पार्टियों ने उनके 34 साल के अपने शासन में लोकतांत्रिक राजनीतिक सभ्यता और शिष्टाचार को ताक पर रखकर पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त किया था और लोकतंत्र के आड़ में उन्होंने वामपंथ को स्थापित किया था। केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं, संविधान की हत्या नहीं, तो उन्होंने निष्पाप भारतीय नागरिकों की भी हत्या किया था, अपने राजनीतिक विरोधियों की भी हत्या किया था। और यह वास्तविकता हम अभी कुछ उदाहरणों से समझ लेंगे। सबसे पहला है 1970 में सैनबाड़ी हत्याकांड। इस हत्याकांड के द्वारा वामपंथी नेताओं ने हत्या का उपयोग राजनीति के लिए करना प्रारंभ किया था। तो 1970 से ही भारत में वामपंथियों ने रक्तरंजित उनका काला इतिहास निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था। उन्होंने उस समय कांग्रेस के जो बड़े नेता थे और बड़े नेता के रूप में जो परिचित थे, उस सैन परिवार के 2 सदस्यों की निर्मम हत्या किया था। और उनके कारनामों में मानवता की जो स्तर है वो इतने निचले स्तर पर पहुंची थी कि हत्या करने के बाद उसके खून में भिगोए हुए चावल खाने की जबरदस्ती वो सैनी परिवार के मां को किया था। और इससे उनकी मां को मन पर इतना गहरा आघात हुआ था कि वह मरने तक उस सदमे में उभर नहीं सकी। और इसमें समझने की क्या बात है कि जिस कांग्रेस ने पाप करते हुए वामपंथ को बढ़ावा दिया, जिस वामपंथी सोवियत पंथी नेहरू ने वामपंथी विद्वान तथाकथित विद्वान और समर्थन लोगों को चाहे शिक्षा हो या इतिहास या महत्व के पदों पर जहां नीति निर्धारण होता था वहां पर स्थान दिया था, उसी वामपंथी लोगों ने बाद में कांग्रेस के नेताओं की हत्या शुरू करके अपना वामपंथ स्थापित किया। तो ये जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस ने राष्ट्र के पीठ में छुरा घोंपा था, उस तरह से अब कांग्रेस के पीठ में वामपंथियों ने छुरा घोंपा है। ऐसी स्थिति अभी सामने आ रही है, जैसे को तैसा उनको कर्मों का फल मिला है। दूसरा जो वाकया है 1989 में बांग्लादेश से जो जान बचाकर आए थे, लगभग 60,000 बंगाली हिंदू शरणार्थी आए थे और सुंदरबन के क्षेत्र में मरीज झापी में वो आश्रय लेके रह रहे थे। और उनमें से अधिकतर जो आज हम कहते हैं वो दलित समाज से थे। वैसे दलित शब्द का तो उपयोग नहीं करना है, मगर तात्कालिक स्वरूप में उनको वही कहा जाता था। ज्योति बसु के वामपंथी सरकार के कार्यकाल में उन्हें वहां से भगाने के लिए वामपंथी कैडर के लोग एकत्रित आए। उन्होंने पुलिस के साथ और पुलिस के द्वारा उन पर हमला किया और इस हमले से बचने के लिए उस समय कई लोग समुद्र के प्रवाह में बह गए और पानी में गिरने वाले अनेक लोगों को तो मगरमच्छ ही खा गए। सुंदरबन क्षेत्र में मगरमच्छों का भी वहां पर उपद्रव होता है और जो छोटे बालक तथा वृद्ध जो भाग नहीं सकते थे वे सब गोलीबारी में मारे गए। इस मारी झापी में निस्सहाय दलितों का भीषण नरसंहार का आंकड़ा इतिहास में कभी भी नहीं बताया गया। तो जिस तरह से ज्योति बसु के कार्यकाल में 89 में इतना बड़ा नरसंहार बंगाल में हुआ और उसके बारे में ना तो भारतीय मीडिया में चर्चा है ना बंगाल में चर्चा है, तो ये भारत की कौन सी मीडिया है, कौन सी संवेदनशीलता है उनकी कौन सी राष्ट्रीयता है, या वो किस कदर ये वामपंथी विचारधारा को समर्पित है। ये वामपंथी समर्थित मीडिया कभी देश का भला कर सकी क्या, इसका ही पहले हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो तीसरा वाकया है 1983 में, जब पश्चिम बंगाल में आनंद मार्गी संप्रदाय का एक वर्चस्व बढ़ने लगा, तब वामपंथ को उससे अपने सत्ता को जब भय महसूस होने लगा तो उन्होंने फिर से षड्यंत्र करके एक नरसंहार की योजना बनाई थी और इसलिए आनंद मार्गी संप्रदाय को नष्ट करने का एक षड्यंत्र ही इन वामपंथियों ने रचा था। उन्होंने इस आनंद मार्गी संप्रदाय का एक जुलूस निकला था। वो जुलूस समाप्त होने के अंत में
आनंद मार्गी साधुओं को लेकर जाने वाली जो टैक्सियां थी उन टैक्सियों को रोका, उन्हें बाहर निकाल कर उनके ऊपर केरोसिन डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था। इसमें 17 आनंद मार्गी साधु जलकर राख हो गए तथा अन्य कई सारे जख्मी हो गए। तो इस प्रकार अगर वे किसी साधुओं को, निष्पाप साधुओं को अपने सत्ता के भय से जिंदा जलाने का, सामूहिक रीत्या जलाने का साहस करते हैं, तो इस भारतीय वामपंथ, स्टालिन और लेनिन का जो सोवियत संघ का वामपंथ है, या चीन का जो माओवाद है, या ये हिटलर का नाजीवाद है, या मुसोलिनी का फैसिज्म है, इसकी तुलना में ये वामपंथी कहाँ कम है भारत के। और लोकतंत्र के आड़ में भारत के संविधान के संरक्षण में ये कर रहे, ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। क्या भारत के संविधान के रक्षक कहने वाले कांग्रेस पार्टियां, क्या भारत के संविधान के रक्षक करने वाले सभी राष्ट्रीय पार्टियां उस समय क्या सोई हुई थी? संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है ऐसे बताने वाले सभी मीडिया क्या सोए हुए थे? इन मीडिया, इन राजनीतिक पार्टियों को प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि आपने ये पाप कैसे किया, ये अत्याचार छुपाने का। तो जब तक हम अब समाज के सामने जाके इनको प्रश्न नहीं पूछेंगे, इनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, तब तक शायद हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभा नहीं रहे, ऐसे होगा। और चौथा जो एक मैं वाकया बताने जा रहा हूँ, 21 जुलाई 1993 में बंगाल की वामपंथी सरकार ने उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कार्यकर्ताओं पर खुलेआम गोलियां चलवा दी, और जिसमें 13 विद्यार्थी मारे गए थे। यानी हम तियानमिन की बात कर रहे हैं और वहां पर चीनी वामपंथी सरकार के 3000 हत्याकांड पर वामपंथी भारत के, चाहे पार्टी हो या विद्यार्थी नेता हो जेएनयू के, वो चुप्पी क्यों साधे हैं, ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं। मगर चुप्पी साधने का कारण यही पता चलता है कि उन्होंने चुप्पी इसलिए साधा था कि उन्होंने चीन के वामपंथी सरकार से एक नई शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था, और जिसका प्रयोग उन्होंने 1983 में बंगाल में किया, और उन्होंने भी अपने विरोध में खड़े होने वाले विद्यार्थियों को खुलेआम गोलीबार करके मारा था। तो उनसे तो चुप्पी के अलावा हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो पाप उस समय का केंद्र सरकार था, उस समय के राष्ट्रपति थे, और उस समय के संविधान के तथाकथित संरक्षक जो थे, उन्होंने जो चुप्पी साधी है, वो हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनती है। और इसलिए कांग्रेस सरकार को इन सभी इसका उत्तर देने की आवश्यकता है। पांचवा जो वाकया है वो 2007 में नंदीग्राम नरसंहार, अभी धीरे धीरे हम 12-13 वर्ष पूर्व की बात के यहाँ है। यानी हमें लगता है कि ये 1947 के आसपास कहीं हुआ होगा, क्योंकि लेनिन वगैरह तो 1920 के आसपास, 10 के आसपास उन्होंने सभी नरसंहार किया था। तो 2007 में बंगाल के नंदीग्राम में जो नरसंहार हुआ, तो किसी एक विदेशी कंपनी को 10,000 एकड़ जमीन देनी थी। वामपंथी सरकार वो जमीन देना चाहती थी, इसलिए वो किसानों से वो जमीन टेक ओवर करना चाहते थे, और किसानों को, स्थानिक किसानों को इसका विरोध था। एक तरफ वामपंथी सरकार या वामपंथी विचारधारा किसान और श्रमजीवियों के वे तारणहार है, और उनके लिए वो वामपंथ लाना चाहते हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को 10,000 एकड़ जमीन देने के लिए जब किसानों ने विरोध किया, तब वामपंथी विचारधारा की जो हारमत वाहिनी थी, उसने किसानों के घर जलाकर उन पर गोलियां चला दिया, और इसमें 14 किसानों की मौत हो गई तथा अन्य अनेक लोग जख्मी हुए। और वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि लाशों का तो वहां ढेर लग गया था। तो एक तरफ वामपंथी अपने आप को किसान तथा श्रमिकों के पालनकर्ता बताते हैं, और दूसरी तरफ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वे किसानों की निर्घृण हत्या करते हैं, नरसंहार करते हैं। तो बोलने का रूप और प्रत्यक्ष कृति के रूप में इतना उनका फर्क है कि ये वामपंथी केवल देश के नहीं, समाज के, श्रमजीवी किसानों के सभी के शत्रु है। यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। पांचवा जो है वाकया वो 2011 का, 8-9 वर्ष पूर्व का, पश्चिम बंगाल के बंगाली मीडिया में कंकाल कांड के नाम से एक बड़ा न्यूज फ्लैश हुआ था, न्यूज छपे थे। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिले में जमीन के नीचे से थोक संख्या में अनेक नरकंकाल मिले थे, और प्रारंभिक जांच में यही दिखा कि यह मार्क्सवादी पार्टी द्वारा उनके जो राजनीतिक विरोधियां हैं, उनकी उन्होंने सामूहिक हत्या किया था।
मलिकडंगा गांव में लोगों को एक ढके गड्ढे में 7 नरकंकाल मिले थे। इधर पश्चिमी मिदनापुर में 31 नरकंकाल इकट्ठे मिले थे और फिर पूर्वी मिदनापुर में कई नरकंकाल गड़े हुए मिले। एक प्राथमिक पाठशाला के सेप्टिंग टैंक में भी लोगों को मारकर दबा दिया गया था। इसे उन्होंने कंकाल कांड के नाम से मीडिया ने छापा था। तो ये कंकाल कांड के खुलने पर वामपंथी मुख्यमंत्री उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, उनके जो 2 प्रमुख सहयोगी सुशांत घोष और लक्ष्मण सेठ, इन दोनों पर उन हत्याओं के सीधे सीधे आरोप पाए गए। और सुशांत घोष यह बुद्धदेव भट्टाचार्य के कैबिनेट मंत्री थे और सेठ हल्दिया ये वहां के दबंग सांसद थे। अब नरकंकालों का एक थोक जो जत्था था वो घोष के घर के पिछवाड़े में ही निकला था और जिनकी डीएनए की जांच के बाद पता चला कि ये सब कंकाल तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अनुयायियों के कंकाल हैं। उसके बाद सुशांत घोष गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए और यह तो केवल उदाहरण है जिसके प्रमाण सामने आए हैं। उस समय ममता बनर्जी के अनुसार पश्चिमी मिदनापुर में कम से कम 50 और नरकंकाल कहीं ना कहीं दबे पड़े होंगे, वो मिलना चाहिए, ऐसे वे बता रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि मार्क्सवादी भी इन हत्याओं से वे इनकार नहीं कर रहे थे, मगर उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हमें ध्यान से सुनने लायक है। उस समय वे कह रहे थे कि अभी क्यों आप निकाल रहे हैं, ये तो सब ये पुराने मामले हैं हमारे। इसे सब दिखता है कि पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सत्ता का 34 वर्षीय राज वोट के बल पर उतना नहीं जितना क्रूर हिंसा के बल पर चल रहा था। पश्चिम बंगाल का ये मार्क्सवादी वामपंथी सरकार लेनिन और स्टालिन के स्तर पर ही या चीन के माओ के स्तर पर ही चल रहा था और भारत के ये इतिहास का एक सबसे बड़ा काला पन्ना है, स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला पन्ना है, हमारे लोकतंत्र के इतिहास का काला पन्ना है और ये भारत के लोकतंत्र की संपूर्ण विफलता का यह काला पन्ना है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय मीडिया में बुद्धदेव भट्टाचार्य के विरुद्ध कभी कोई निंदा या अभियान शुरू हुआ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी हुई ऐसे कहीं नहीं दिखाई देता है। भारतीय मीडिया कितनी इन वामपंथी विचारों को बिक गई थी कि वो सत्य छापने के लिए तैयार नहीं, रक्त रंजित और काला इतिहास छापने के लिए नहीं, क्योंकि वे वामपंथ का समर्थन करते हैं। ऐसी वामपंथी विचारधारा की मीडिया ना तो भारत का भविष्य है, किंबहुना ये भारत के सबसे बड़े शत्रु है और भारत के अधोगति और ह्रास का एक कारण बन रहे हैं। ये हमें समझने की आवश्यकता है। संभवतः इन सेक्युलर वामपंथी मीडिया ने पश्चिम बंगाल के कंकाल कांड को दबा दिया है। अन्यथा अगर हम अध्ययन करते हैं कि हमारे जो विद्यमान केंद्रीय गृह मंत्री है तथा गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह, इन पर जब होने वाले आरोप थे या हमारे काशी के शंकराचार्य जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके संदर्भ में जो मीडिया को प्रसिद्धि मिलकर मीडिया जैसे इनके पीछे हाथ धो के लगी थी, तो उसके तुलना में अगर पश्चिम बंगाल की इस कंकाल कांड की अगर मीडिया कवरेज की हम तुलना करते हैं तो हमारे मीडिया का सत्य स्वरूप क्या है वो हमें पता चलता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मानस भुनिया ने गृह मंत्रालय के आंकड़ों से 1997 से लेकर 2004 के बीच पश्चिम बंगाल में 20,000 राजनीतिक हत्या होने की बात कही है। मगर अगर हम पार्टी ऑब्जर्वर की हैसियत से उस समय और अभी भी वर्तमान में जो कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, वे इस संदर्भ में क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि इस कालावधि में 9,000 हत्याएं बंगाल में हुई थी। किंतु क्या कभी राष्ट्रीय मीडिया या राजनीति में इस भीषण स्थिति पर कोई आक्रोश या अभियान चला? क्या कभी कोई संसद ठप हो पाई? कभी संसद को रोककर इस सत्य को उजागर करने का या ये सत्य समाज के सामने लाने का कोई प्रयास भारतीय लोक प्रतिनिधि ने किया है? मार्क्सवादी मंत्री और सांसदों पर एक तरफ सामूहिक हत्या के आरोप है, दूसरा स्वयं मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ये अपरोक्ष पद्धति से स्वीकृति दे रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया मौन कैसे?
और संसद में इसके विरोध में हंगामा क्यों नहीं, और ये वामपंथ का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? यह सब प्रश्न अभी भी भारतीय जनता के मन में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और वे बहुत व्यथित है इस सत्य दबाने की प्रक्रिया से। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। सन 1967 से 68 1967 to 68 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में तरह तरह से उत्पात मचा रही थी। तब वहां तात्कालिक राज्यपाल जो धर्मवीर थे, उन्होंने एक बार ज्योति बसु से अनौपचारिक बातचीत में पूछ ही लिया था कि भाई आप लोग ये सब ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ये उत्पात क्यों कर रहे हो, हत्याएं क्यों कर रहे हो? तो सत्तासीन जो मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, उन्होंने बेधड़क उत्तर दे दिया और वे कह रहे थे कि मार्क्सवादियों का तो लक्ष्य ही है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था और समाज को तहस नहस करना, ताकि उसके बाद ये वामपंथी जो है सरकारें अपनी इच्छा से कम्युनिस्ट राजतंत्र इस देश में स्थापित कर सके, बना सके। यानी राज्यपाल को इस तरह से उत्तर देने वाले ज्योति बसु, उसके ऊपर ना तो राज्यपाल कार्रवाई करते हैं, ना तो ज्योति बसु पर कोई कार्रवाई होती है। तो सत्ता का नशा है, इनको कितना अधिकार देता है दमन करने का, और ये लोकतंत्र उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये लोकतंत्र कितना विफल है वह हमें समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं, यह माकप की राजनीतिक तकनीकी का एक अटूट अंग रहा है। इसे हत्या और आतंकवाद की जुड़वा नीति की संज्ञा स्वयं वहां के दूसरे जो वामपंथी पार्टी के नेता थे, उन्होंने ही दिया है। पश्चिम बंगाल में जो दूसरी एक वामपंथी पार्टी थी, भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नेता जो प्रभात दास गुप्ता है, उन्होंने लिखा है कि ये जो माकपा है, माकपा अपने राजनीतिक विरोधियों का शारीरिक सफाया और जनता को आतंकित इसलिए कर रही है ताकि उसका कोई विरोध करने का साहस ही न कर सके। 15 सितंबर 1970 में जो समाप्त होने वाली जो तिमाही में करीब करीब 100 हत्याएं की गई, जिसमें से 73 हत्याएं केवल माकपा द्वारा अधिकृत तौर पे की गई, जो उस समय सत्ता में बैठा हुआ था। और यह सब उन्होंने किस बात में लिखा? उन्होंने जो अपना प्रकाशन है पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक 1970, यह जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन है उसमें उन्होंने ये स्पष्टता से लिखा हुआ है। 1970 में ही प्रसिद्ध वामपंथी सांसद जो भूपेश गुप्ता थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि माकपा ने अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों के साथ साठगांठ इसलिए किया है कि वहां अपना वे कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। उनके शब्दों में पश्चिम बंगाल में तब तक सामान्य स्थिति होने की आशा नहीं है जब तक मार्क्सवादी ये वामपंथी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता अपने बमों को हुगली नदी में फेंक नहीं देते और अपने बंदूकें और छुरे चलाना वे छोड़ नहीं देते, तब तक बंगाल में सुख और शांति आने की संभावना ही नहीं। और यह टिप्पणी आज भी हमारे लिए स्मरणीय है, क्योंकि आज भी पश्चिम बंगाल में नित्य हत्याएं हो ही रही है और हत्या सत्र और नरसंहार निरंतर चल ही रहा है। अब बंगाल की यह स्थिति है, मगर केरल में कुछ अलग स्थिति है क्या? बिल्कुल नहीं। केरल वामपंथ भी उसी तर्ज पर चल रहा है जो लेनिन स्टालिन की जो परंपरा है, माओ की और ज्योति बसु की जो परंपरा है, वही केरल के कम्युनिस्ट गुंडों की भी परंपरा है। केरल में भी कम्युनिस्ट गुंडों द्वारा संघ के कार्यकर्ता तथा हिंदू नेताओं की हत्या के जो हो रहे प्रकरण, उसमें नियमितता से वे अभी सामने आ रहे हैं। अन्य कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, अभी जो केरल के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए पिनरई विजयन है, उनके ऊपर भी संघ के जो मुख्य शिक्षक रामकृष्णन है, इनकी 28 अप्रैल 1969 को दिन में हत्या करने का आरोप है और यह आरोप स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। केरल में अब तक 250 से अधिक संघ कार्यकर्ताओं की हत्या ये वामपंथी पार्टी के कैडर कर चुके हैं। केरल के वामपंथी सीपीएम दल के एक मुख्य नेता है तथा इदुक्की के जो जिला सचिव है एमएम मणि, इन्होंने मई 2012 में जनता के सामने भाषण देते हुए खुलेपन से यह स्वीकार किया है कि सत्ता के लिए हमने
विरोधी दल के नेताओं की राजनीतिक हत्याएं भी की है। ये खुलेआम स्वीकारने के बाद उनकी जांच होनी आवश्यक थी, पुलिस कार्रवाई होनी आवश्यक थी, और पीछे जो राजनीतिक विरोधियों की जो हत्या हुई थी वो सब प्रकरण का दोबारा इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता थी। मगर जो खुलेआम आम सभा में स्वीकृति दे रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई न होना, ये भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इस वामपंथी कारनामे और षड्यंत्र का हमें पर्दाफाश करती है। और ये लोकतंत्र कितना निरर्थक है, कितना विफल है, वह भी हमें समझ में आता है। 1982 में वे कहते हैं, 1982 में ये मणि जी कहते हैं, 1982 में हमने पहले लिस्ट बनाई और फिर पहले को हमने तो गोली से उड़ा दिया, दूसरे को पीट पीट कर मार डाला, तीसरे को चाकू घोंप कर मार डाला। इस भाषण के बाद मणि पे हत्या का केस तो नाम मात्र दर्ज कर दिया गया, लेकिन तथ्य और सबूत कहाँ है? यह वामपंथी खूनी खेल देश में खेल रहे हैं और उनका खूनी खेल देश में चल रहा है, मगर अभी तक उसको प्रतिबंधित करने की ऊर्जा इस लोकतंत्र में, इस प्रशासन में निर्माण नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन, मीडिया, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इस सब पर वामपंथी तंत्रों का ही प्रभाव है। तो ये जो जड़ है उसको हटाकर हमको पारंपरिक भारतीय परंपरा से जाने के बाद ही इसका शुद्धिकरण होगा, ऐसी स्थिति है। इस वामपंथी विचारधारा का और एक जो भाग है, जो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसको माओवादी या ऐसे कहते हैं, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इनके नक्सलवादियों ने, इनके समर्थक जो है नक्सलवादियों ने 2018 तक 12,000 लोगों की बर्बर हत्याएं की है भारत में। उसमें हमारे विभिन्न सेना के जवानों की जो मृत्यु की संख्या है वो 2,700 है। यानी नक्सलवाद और ये माओवादी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने 12,000 नागरिकों की हत्या और उसमें से 2,700 हमारे अर्धसैनिक या सैनिक बलों के संबंधित लोगों की हत्या की है। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर और शांति काल में अर्धसैनिक बलों की सबसे ज़्यादा हत्या होने वाला अगर कोई देश विश्व में होगा तो वो शायद भारत ही है। तो ये झूठा और कमज़ोर लोकतंत्र क्या कीमत चुका रहा है ये वामपंथी विचारधाराओं की, नक्सलियों की समस्याओं की? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह करने वाला एक समस्या सामने आ रही है। और यह जो आंकड़ा है, यह भारत के गृह मंत्रालय ने संसद में बताया हुआ आंकड़ा मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई कहीं और कहीं सुनाई आंकड़े की बात नहीं है। इन्हीं नक्सलियों ने शहरों में से जो युवा जुड़े थे तथा नक्सलियों की सहायता करे, इसलिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो शहरी भाग में रहते थे, उस बुद्धिजीवी वामपंथियों ने एक नक्सलवाद का नया स्वरूप स्थापित किया है, जिसे हम अर्बन नक्सलवाद से अभी जान रहे हैं। इससे और कितने उदाहरण चाहिए कि जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भारतीय वामपंथ विचारधारा भी खून के लाल रंग से ही रंगी हुई है। केवल विश्व की, चाहे लेनिन, स्टालिन या माओ, इनकी नहीं, तो भारत की भी वामपंथी जो विचारधारा है वह भी रक्त रंजित ही है। उसे किसान तथा श्रमिकों के अधिकारों से कुछ भी लेन देन नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह बात है कि मार्क्सवादी, नेहरूवादी इतिहासकारों द्वारा इतिहास का पूर्ण मिथ्याकरण करने के कारण हमारे जो शिक्षित वर्ग है उसमें भी बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई है और हमारे देश के शिक्षित वर्गों को पढ़त मूर्ख बना के रखा इस शिक्षा व्यवस्था ने। और हम अगर इसको अंग्रेजी में कहना चाहते हैं, ये जो मैकलोप्रणीत शिक्षा व्यवस्था है जो वामपंथी लोगों के हाथ में, उसने एजुकेटेड इलिटरेट एक पीढ़ी भारत में निर्माण किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ है और झूठे और मन लुभावने एक वामपंथी या इस्लामी आक्रांताओं के इतिहास में वो उलझ गए हैं, जो स्वयं हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है, जो भारत के टुकड़े की मनीषा रखते हैं, कश्मीर के आज़ादी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का और जिना का समर्थन करते हैं, जेएनयू में सावरकर मार्ग को हटाकर वो मोहम्मद अली जिना का नाम देना चाहते हैं। तो इस तरह के ये फुटिरतावादी, देशद्रोही जो वामपंथी लोग हैं, उनके बारे में सरकार और न्याय व्यवस्था और प्रशासन ने कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। मार्क्सवादियों को गरीबों का हमदर्द समझा जाता रहा, जबकि उनकी नीतियाँ केवल विघटन, विध्वंस इत्यादि का ही लक्ष्य रखा करती थी। और वामपंथी सरकारों में सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होते हैं
वो ये गरीब लोग ही होते हैं और वामपंथी सरकार के इसमें जनता अधिक अधिक गरीब हो जाती है। तो ये कैसा झूठा लुभावना प्रलोभन उन्होंने दे के रखा है और वामपंथ को ये यहाँ पर स्थान मिला है। ये तो अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे वामपंथ भारत से सत्ता के मार्ग से तो उखड़ रहा है, और वैचारिक और बौद्धिक प्रतिभा से मीडिया, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राजनीतिज्ञ और पार्टियों के दिमाग से जब तक ये वामपंथ हटता नहीं, तब तक भारत के शुद्धिकरण की, सुराज्य की प्रक्रिया ढंग से शुरू नहीं होगी, ऐसे हमें लगता है। और इसके संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि ये वामपंथी है कैसे और इनके बारे में एक विचारक ने क्या कहा है। जैसे एक पूरी पृथ्वी पर कोरियोलिस इफेक्ट होता है, वो पूरे पृथ्वी पर एक समान ही होता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट क्या है, तो ये नदी के बहाव के संदर्भ का इफेक्ट है। तो उसमें कहा गया है कि नदियों का जो बहाव होता है वो इस तरह होता है कि सदैव नदियों के बहाव से दाहिना ही किनारा टूटता है। विश्व के किसी भी देश का अध्ययन करो तो यही वहाँ पर दिखता है, और किनारा टूटता है तो वो दाहिना टूटता है। परंतु जब बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ का पानी आने के बाद वो मात्र बाएं किनारे पर फैलता है। तो ये इफेक्ट है वो। तो उसी तरह धरती पर लोकतांत्रिक उदारवाद के रूप में या सभी रूप में दक्षिणपंथ पर ही चोट की जाती है और वामपंथी को गले लगाते हैं। उसकी जो सहानुभूति होती है वो सदैव वामपंथ के साथ रहती है, और उनके जो पाव है वो सदैव वह बाई दिशा में चलने को प्रस्तुत रहते हैं। उसके व्यस्त सर सदैव वामपंथी तर्कों को सुनने के लिए हिलते हैं, किंतु यदि वे दक्षिणपंथी यानी राइट विंग की ओर से बात सुनने के लिए कोई कदम उठाएं तो वो लज्जा अनुभव करते हैं। तो ऐसे कौन लिख रहा है? अलेक्जेंद्र सोल्जेनित्सिन। इन्होंने नवंबर 1916 में लाल चक्र द्वितीय गांठ इस अपने प्रकाशन में यह बात की है। इसका अर्थ क्या है कि समाज जो है वो वामपंथी की बात सुनने के लिए लालायत रहता है। तो ये जो राइट विंग है यानी जो अच्छी और उदारमतवादी या लोगों के भलाई की जो बात कहते हैं, तो वो सुनने में या कृति करने में वो लज्जा अनुभव करते हैं। और इससे अलग कोई भारतीय हमारी जो लिटरेट या ल्यूटेन क्लास है उसकी स्थिति इससे कोई अलग नहीं है। ये जो अलेक्जेंद्र ने 1916 में लिखा है वो भारतीय ल्यूटेन और यहाँ के जो बुद्धिवादी है उनको अभी लागू है। ये अलेक्जेंद्र अंग्रेजी में क्या लिखता है वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जस्ट एज द कोरियोलिस इफेक्ट इज कॉन्स्टेंट ओवर द होल ऑफ दिस अर्थ सरफेस and the flow of river is deflected in such a way that it is always the right bank that is eroded and crumbles while the flood water goes leftward, so do all the forms of democratic liberalism on earth, strikes always to the right and cares the left. Their sympathies always with the left, their feet are capable of shuffling only leftward, their heads bob busily as they listen to leftist arguments, but they feel disgraced if they take a step to or listen to a word from the right. तो ये जो लोकतांत्रिक लिबरलिज्म है, उदारमतवाद है, वो हर तरह से दक्षिणपंथी यानी राइट विंग पर कैसे आघात कर रहा है और दूसरी तरफ वो लेफ्ट विंग यानी वामपंथ को कैसे स्वीकार रहा है, वामपंथ के पीछे कैसे जा रहा है, इसका जो उचित वर्णन 1916 में किया है वो आज भी उतने ही सत्यता से लागू हो रहा है। यह भारत की शोकांतिका है। और इसलिए भारत का जो शिक्षित अशिक्षित यानी एजुकेटेड इलिटरेट जो समाज है जिसको हम पढ़त मूर्ख कहते हैं, तो ऐसे सभी जो अपना मत अपना सत्य बुद्धि का वापर नहीं कर रहे, तो मैं सभी समाज को आह्वान करना चाहता हूँ कि वामपंथी के सत्य इतिहास को जाने, सत्य इतिहास का वास्तव जानकर उनका झूठा और भ्रम फैलाने वाला गोबेल्स नीति का जो प्रोपेगेंडा है उसको जाने, मैकेलो प्रणीत शिक्षा ने भारत का किया हुआ हानि को जाने, और सही मायने में भारत को सुराज्य, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना या भारत को विश्वगुरु बनाना, इसके लिए
एक आमूलाग्र समग्र परिवर्तन की प्रक्रिया भी हमको शुरू करने की आवश्यकता है और सभी क्षेत्र में, सभी आयामों में भारतीय विचार, परंपरा और दर्शन को स्थापित करने की आवश्यकता है और उसके लिए धर्म शिक्षा का प्रसार, समाज में जागृति और समाज संगठन का प्रयास और इसके माध्यम से लोकतांत्रिक जो संगठित शक्ति, संघीय शक्ति कलयुगी, इसका बल लाकर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार पर दबाव बना के आवश्यक वो संवैधानिक परिवर्तन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, यही एकमात्र एक साधे सब साधे इस उक्ति से उपाय है। आओ हम सब मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापना की प्रक्रिया में जोड़े। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में आप रोज शाम 6:30 से 8:30 बीच के समय जुड़ जाइए। अलग अलग विषयों पर जो एक संवाद होगा उसको आप सुनिए। आप इस अधिवेशन में और वर्ष भर आगे होने वाले कार्यों में कैसे जुड़ेंगे इसके बारे में सोचिए। आप अपना नंबर, नाम, पता अधिवेशन के समय अपने चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस कार्य से जुड़ जाइए। आओ हम सब मिलकर भारत के उत्थान की प्रक्रिया में कदम से कदम मिलाकर चढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अब ये भारत के शुद्धिकरण की, सुराज्य स्थापना की, विश्व गुरु बनने की और हिंदू राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया आपने अपने हाथ में ले लिया है वो अधिक गति से करते हुए हम सबको, चाहे गिलहरी का हो, वानर सेना का हो, कार्य आप अपने इस कार्य में हमसे करवा लीजिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन का उद्धार करते हुए इस समष्टि जीवन में भारत एक धर्माधिष्ठित राज्य बनकर एक वसुदैव कुटुंबकम, ये विश्व पूरा मेरा परिवार, इस भावना से वह विश्व गुरु बन के पूरे विश्व में फैले, इसके लिए आप ही हम पे कृपा कीजिए। हम आपको शरण आए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो ये बातें हमारे सामने रखी है तो इससे हमें ये बात ध्यान में आई कि जो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी है और यहाँ की भारत की अगर हम देखते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये भी उन जैसे ही, इनका भी इतिहास रक्त रंजित ही है और इन्होंने भी उसी प्रकार से यहाँ पर दमन तंत्र का उपयोग किया है। हमारे यहाँ पर युवाओं को, छात्रों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। बड़ी मात्रा में लोगों को एक उनकी हत्या करने का षड्यंत्र इन्हीं लोगों ने रचा है। ये सत्य बातें आज तक हमारे सामने कभी लाई नहीं गई, इसलिए हम सभी जुड़े हुए सभी दर्शकों से आह्वान करते हैं कि आप ये जो धर्म संवाद का कार्यक्रम देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं वो इसे वॉच पार्टी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इसलिए मैं उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि ये जो धर्म संवाद का कार्यक्रम चल रहा है इसमें हम वामपंथियों का षड्यंत्र और वामपंथियों द्वारा हमारे भारत के किस प्रकार से नुकसान किया गया है ये हम समझ कर ले रहे हैं। ये ऐसी और नई नई बातें हम आपके सामने इस धर्म संवाद के माध्यम से लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप प्रतिदिन रात को 9 बजे ये कार्यक्रम अवश्य देखें और आपके परिचित अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँचाएं। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप अपने नंबर, अपना जिले का नाम कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे सकते हैं ताकि हम आप लोगों तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको संदेश दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।